जनता की आवाज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंच सके, इसके लिए आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय किया जाए। भारत की निर्वाचन आयोग इसके लिए परिसीमन का कार्य समय समय पर करवाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम असम में प्रस्तावित परिसीमन पर चर्चा करेंगे। परिसीमन आयोग के कार्य को समझेंगे, यह भी देखेंगे कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। जैसा कि टॉपिक भी देख रहे हैं, असम में परिसीमन, तो असम में परिसीमन को डिटेल से हम देखेंगे और सबसे पहले समझते हैं कि यह जो खबर है वह चर्चा में क्यों है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द न्यू डिलिमिनेशन एक्सरसाइज बाय असम में। असम में नया परिसीमन की कामकाज क्या किया जा रहा है, इसको लेकर के बातें की गई है। कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, उसको भी देखिए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर डिसीजन टू मेयरली रीओरिएंट पार्लियामेंट्री एंड असेंबली, तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ जो संसदीय क्षेत्र है उसकी बात भी की गई है और असम का जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी भी बात की गई है। यहाँ पर एक और वर्ड आपके लिए काम की है, विदाउट इंक्रीजिंग देयर नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए, क्षेत्र का परिसीमन तो किया जाएगा। जो मसौदा अभी दिया गया है उसमें संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की बात तो की गई है, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे। नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे मतलब कहने का क्या है कि जो संसदीय क्षेत्र हैं वह बदल जाएगा, लेकिन वहां पे सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। वहां पे विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं दिया गया है। तो यह बातें की गई है। अब इसका क्या है, एक बात और यहाँ देखिए, अपोज्ड बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स। तो यहाँ पर इस प्रस्ताव का जो है विरोध भी किया जा रहा है, कुछ राजनीतिक नेता के द्वारा, कुछ दलों के द्वारा, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। और असम की जो सरकार है वह इसका समर्थन करती हुई इस प्रस्ताव का नजर आ रही है। यहाँ देखिए, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित कर दिया है। लोगों के लिए अब यह उपलब्ध है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसे समझ लेते हैं। परिसीमन का यह मसौदा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 है। देखिए, इसके अनुसार ही यह तैयार किया जाता है। आपके लिए काम की बात यहाँ पर यह है, सबसे पहले समझिए, यह जो है हम जिस तरह से अब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें हम छोटे छोटे पॉइंट को भी देखेंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ कि यूपीएससी ने अपना नेचर बदला है, इसीलिए हमारे पठन पाठन का भी जो है तरीका थोड़ा सा फैक्चुअल होगा। कॉन्सेप्चुअल तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट पे भी हम ध्यान देंगे। तो जब मैं ये बात करूंगा तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसका जो है धारा 8 है। अब सिर्फ इतना पढ़ लेने से आपका काम नहीं चल जाएगा कि आपने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को ध्यान रख लिया। आप जो है सेक्शन इसका जो 8A है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यह अब आपके लिए जरूरी हो जाएगा। धारा 8A के तहत इसके किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8A जो है क्या क्या कहती है उसे देखिए। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश जिसमें शामिल है, मैं मैप से दिखाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर असम, जहाँ पर अभी मसौदा दिया भी गया है इसका। मणिपुर की बात की गई है और मणिपुर के अलावा यहाँ पर नागालैंड को भी शामिल किया गया है। इसके संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति देती है सेक्शन 8A। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2020 को उन्हीं राज्यों की बात की गई है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया था। अब यहाँ पर चर्चा जब मैंने पीछे किया था तो उसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर नहीं बताया। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो है परिसीमन ऑलरेडी कर लिया गया है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। संविधान के अनुच्छेद 170, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे भी कि संवैधानिक प्रावधान इसको लेकर के क्या कहता है, हम इस पर डिटेल से बात कर लेंगे ताकि इसके तहत कुछ अगर प्रश्न बनता है तो वह भी आपसे ना छूटे। तो अनुच्छेद 170 आपको ध्यान रखना है और अनुच्छेद जो है 82, आर्टिकल 82 भी आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना, किसकी जनगणना, 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। असम में पिछली बार जो परिसीमन हुआ था वह परिसीमन वर्ष 1976 में हुआ था और
यह ध्यान रखना है, ये जो 1976 में परिसीमन जो उस वक्त हुआ था वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो दो बातें यहाँ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिरी बार जो असम में परिसीमन हुआ था, अगर प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वह वर्ष 1976 में हुआ था। अब प्रश्न आता है कि आखिरी बार जो परिसीमन हुआ असम में वर्ष 1976 में, उसके जनगणना का आधार क्या था, बेस ईयर क्या था। तो 1976 में हुई परिसीमन का आधार जो था 1971 की जनगणना था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1976 के बाद असम में परिसीमन क्यों नहीं हुआ, यह भी तो एक प्रश्न है। भारत में बाकी राज्यों में तो हुआ, लेकिन असम क्यों रह गया, इस पर देखते। देखिए, एक कारण जो है परिवार नियोजन की बातें की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है पूरे देश में उस समय 70-80 के दशक में जोरों से चलाया गया था। तो इसकी जरूरत महसूस की गई थी कि कुछ समय के लिए हम परिसीमन टाल भी सकते हैं। उम्मीद किया गया कि जनसंख्या में इससे अच्छा बदलाव आ सकता है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के मद्देनजर वर्ष 1976 में परिसीमन को निलंबित करने से पहले नियमित रूप से तीन बार कब 1952 में हुआ था, आजादी के ठीक बाद, 1962 और 1972 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, अंतिम परिसीमन आयोग वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। तो अभी अगर आपको प्रश्न आ जाए तो आपको इस लाइन को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण पंक्ति है। वर्ष 2008 में इसका अभ्यास पूरा होने से पहले 4 उत्तर पूर्वी राज्यों, ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश की बात की गई, असम जहां भी मसौदा दिया गया है, मणिपुर और नागालैंड। इन 4 राज्यों में क्या हुआ था, उस वक्त सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से इसे स्थगित कर दिया गया था, परिसीमन के कार्य को। इसीलिए उस वक्त जो है 2008 में देश के बाकी राज्यों में परिसीमन तो हुआ, लेकिन इन 4 जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसी बातें की गई कि यह संभव है, अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, इसमें संभव है कि यहाँ पर सुरक्षा कारण अभी ठीक नहीं है, सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से फिलहाल परिसीमन ना किया जाए, राष्ट्रपति के ऐसा आदेश था। असम में विभिन्न संगठन 2008 में परिसीमन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि यह अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए, यहां पर ध्यान देना है, जो अवैध प्रवासी हैं उसकी चर्चा की गई है। अवैध प्रवासी, ऐसा कहा गया है, लगातार माना जाता रहा है कि बांग्लादेश के जो नागरिक हैं वह घुसपैठिए की तरह असम के सीमा में आ जाते हैं। अगर आप असम का मैप यहाँ देखेंगे, देखिए असम का मैप है, तो कहीं न कहीं इधर और इस एरिया में भी यह बांग्लादेश को टच करता है। तो यह बातें लगातार कहती रही कि वहाँ पर की जो स्थिति है असम की, वहाँ पर जो सीमावर्ती जिले हैं असम के, वहाँ पर भौगोलिक स्थिति बदल गई है। कहने का मतलब जनसंख्या में काफ़ी बदलाव आया है, और बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ के बदौलत वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी संख्या कम हुई है। इसलिए वहाँ के लोगों का परिसीमन का विरोध किया जाता रहा, और उनका कहना था कि अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए, जो बाहर से अवैध लोग आ गए हैं बांग्लादेश से, उन्हें बाहर करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की बात आपने सुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनआरसी की चर्चा की गई है, कभी डिटेल से फिर एनआरसी पे बात करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के जब तक ये तैयार नहीं हो जाता है तब तक आप क्या कीजिए, 2008 में कहा गया कि परिसीमन मत कीजिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे, ये वहाँ के नागरिकों का कहना था। तो इसी चीज़ों को लेकर के सुरक्षा स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, इसीलिए 2008 में असम में परिसीमन का कार्य नहीं हो सका, और उसके साथ साथ बाकी भी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भी, मणिपुर में भी, नागालैंड में भी यह काम नहीं हो सका था। देखिए, अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग ने प्रस्तावित परिसीमन किया है उसको लेकर के कुछ बातें हैं, कुछ डेटा है, उसको समझ लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, प्रपोज जो किया गया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, और यह जो है यहां पर आप समझिए कि ये विधानसभा के सीट हैं, क्षेत्र हैं, और यहां पर संसदीय क्षेत्र हैं, तो इसको समझना है। जनरल का जो सीट है वह 98 है, ठीक है, यह विधानसभा की स्थिति है, और इसमें एससी और एसटी को लेकर के बातें की गई है। इसमें एससी एसटी के कुछ सीट की संख्या बढ़ा दी गई है, टोटल 126 है असम की विधानसभा की स्थिति देखें तो, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल के नंबर में इंक्रीज नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। जब भी इस पे प्रश्न आए तो परिसीमन जो हुआ है वह क्षेत्रों में बदलाव होगा,
संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो टोटल तो 126 होगा, लेकिन संख्या में इंटरनली कुछ बदलाव कर दिया गया है। इंटरनली क्या बदलाव किया गया है? तो यहां पर जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित जो सीट थे उसमें कुछ बढ़ोतरी करके 19 और 9 कर दिया गया। एससी का और एसटी का 19 कर दिया गया, जनरल का 98 आ गया, टोटल 126 हुआ। तो ये विधानसभा की स्थिति हुई। और लोकसभा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए 11 सीट अब रहे, और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए यहाँ पर 2, और टोटल असम में 14 लोकसभा के सीट हैं। यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाए गए हैं, क्षेत्रों में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर रहिए, इंटरनली कुछ बदलाव किया गया है जिसकी चर्चा की गई है। अब चलिए इसी की व्याख्या यहां दे दी गई है, आपको मैं एक बार बता देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। असम राज्य में विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या क्रमशः 126 और 14 निर्धारित की गई है। विधानसभा की 126 सीटों में से 19 सीटों को अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी और 9 सीटों को अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए आरक्षित किया गया है। लोकसभा की 14 सीटों में 2 सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए और 1 सीट जो यहां है उसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, सभी निर्वाचन क्षेत्रों को यथासंभव भौगोलिक रूप से सुगठित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अब यहां ध्यान देखना है, भौगोलिक रूप से सुगठित की बात की गई है, यानी कि कोशिश यह की गई है कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी संख्या जो है इस तरह से अनुपात बनाया जाए कि वह समान लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसा ना हो कि एक सांसद जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कोई दूसरा सांसद जो है उसी असम राज्य में वह केवल 20,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यह स्थिति नहीं हो, लगभग अनुपात सेम है हो, इस तरह से उसका क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। उनके परिसीमन में क्या क्या बातें ध्यान रखना है? तो भौगोलिक विशेषताओं का ध्यान रखना है, जनसंख्या के घनत्व का ध्यान रखना है, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाएं क्या है उसका भी ध्यान रखना है, संचार सुविधाओं और जन सुविधा का भी ध्यान में रखना है। यह चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया है। ठीक है, विवाद लेकिन इसको लेकर के हुआ है। जब ये मसौदा दिया गया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, चुनाव आयोग ने जब ये मसौदा दिया तो कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, कुछ लीडर ने इसका विरोध किया। हालांकि समर्थन जो है असम की सरकार के द्वारा किया गया है। असम में जो सरकार है वो अभी जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं की सरकार है। तो सरकार ने तो स्वागत किया इस मसौदा का, लेकिन बाकी कुछ राजनीतिक दल और लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। विवाद क्यों है जरा देखिए। विधानसभा और लोकसभा के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। यहाँ एक शब्द है अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों, तो उम्मीद की जा रही है जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में यही दिख रहा है कि अभी जो ये मसौदा दिया गया है उसके आधार पे लोकसभा की जो सीमा रेखा है जो और विधानसभा की जो सीमाएं हैं उसके अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। कुछ पुरानी सीट जो है उसे खत्म भी कर दिया जाएगा और कुछ नई सीटें बना दी जाएगी। यहाँ और ज्यादा विवाद जो है गहरा हो गया है। इसके कारण राज्य में कुछ दलों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं इस मसौदा से और फिर वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक पार्टी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक हैं वहां पर असम में अमीनुल इस्लाम। इनके अनुसार परिसीमन के लिए वर्ष 2001 की जनगणना का उपयोग एक राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। अब ध्यान रखना है, अभी जो यह परिसीमन की बात की गई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए हम जो परिसीमन करेंगे वह 2001 का जनगणना उसमें शामिल करेंगे। हम ये देखेंगे कि असम राज्य में 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग राज्य में कितनी आबादी रही। अच्छा, अब एक बात और देखिए, हर 10 साल पे हमारे देश में जनगणना होता है, तो 2001 के बाद 2011 में भी तो हुआ है, सेंसस 2011 में भी तो हुआ है। तो क्या चाहिए था? इलेक्शन कमीशन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि आप 2001 की जो जनगणना हुई है उसको आधार वर्ष बनाइए परिसीमन करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग कह रही है कि हम 2001 को आधार वर्ष बनाएंगे। यही जाकर के विवाद हो रहा है। अब इनका तर्क है, ये कह रहे हैं कि आप 2001 को आधार वर्ष इसीलिए मना रहे हैं और 2011 को आप आधार वर्ष इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जनगणना के बाद कुछ आरक्षित विधानसभा सीटों पर अब मुस्लिम बहुमत में हैं। ठीक है,
अल्पसंख्यक जो है वहां बहुमत में कुछ सीटों पर आ गए हैं, किसके 2011 के जनगणना के आधार पे। उस वक्त वो 2001 के जनगणना के आधार पे उन सीटों पर जो थे वह बहुसंख्यक नहीं थे, अल्पमत में थे, अल्पसंख्यक थे। जो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी बात कर रहा हूं, मुस्लिम बहुमत की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक एजेंडा यहाँ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और राजनीतिक एजेंडा जो है जब जाति और धर्म उसमें जुड़ जाता है, मिक्स हो जाता है, फिर क्या से क्या स्थिति होती है यह हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। खैर हमारा वह टॉपिक नहीं है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमें बस इतना जान लेना है कि विवाद की स्थिति क्यों बनी हुई है, परिसीमन क्या है, अब हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। हमने सारी बातें कर ली एसएम की, अब परिसीमन क्या है हमें यह जानना है, और इसे कैसे करती है चुनाव आयोग हमें यह भी देखना है। इससे पहले हालांकि मैंने परिसीमन जो जम्मू कश्मीर में हुआ था उस पर भी एक लेक्चर बनाया था, आप प्लेलिस्ट में चाहें तो जाकर के देख भी सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। परिसीमन जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना है, यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की संख्या लगभग समान हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा ना हो कि कोई एक सांसद जो हैं, जैसा पहले भी कहा कि वह 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों या विधायक हों, और उसी राज्य का दूसरा सांसद जो है वह 20,000 लोगों के प्रतिनिधि हों। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशिश किया जाए कि अनुपात बराबर रहे, ठीक है। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार परिसीमन के दौरान क्या क्या ध्यान रखना है, भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमा, संचार की सुविधा और सार्वजनिक सुविधा का भी ध्यान रखा जाए, इसके आधार पर परिसीमन किया जाए, ठीक है। अब परिसीमन आयोग की चर्चा कर लेते हैं। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्ति निकाय है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए कई बार क्या करेगा, यहां पर राष्ट्रपति की जगह आपको प्रधानमंत्री दे दिया जाएगा, तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नहीं होगा। कई बार क्या गवर्नर दे दिया जाएगा कि संबंधित राज्य के गवर्नर के द्वारा, नहीं होगा, ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नियुक्त एक उच्च शक्ति निकाय है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखना है। जब ऐसे वर्ड आए ना, किसी भी, केवल, सिर्फ, तो वहां रुक जाना है, ध्यान से उसे पढ़ लेना है कि आगे क्या कहा जाएगा। यहां किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा कि परिसीमन आयोग के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। जरा भी कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में रहा तो आप कहेंगे ये बात तो बहुत अच्छी है कि सही बात है, उच्च न्यायालय में नहीं दिया जाता होगा, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी संस्था है, तो वहां हो सकता है चुनौती दिया जा सके। और आप उस क्वेश्चन को टिक करके आ जाएंगे और कहेंगे सही है, लेकिन हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखना है, न्यायालय में चुनौती इसे नहीं दिया जा सकता है। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या राज्यसभा की चर्चा की गई है? तो गलती से यहां यह नहीं समझना है कि संसद, मैं कीवर्ड इसीलिए बताता चलता हूं कि जहां जहां गुंजाइश हो, ये गुंजाइश तब आपका खत्म होगा जब आप इस टॉपिक के आधार पे प्रश्न सॉल्व करेंगे। और प्रश्न मेंस का तो लिख ही रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स का जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो उसके दौरान क्या होगा, आपको इन छोटे छोटे शब्द जो कीवर्ड छुपे हुए होते हैं वह ध्यान में आएगा, उसके आधार को आप समझ पाएंगे, फिर गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ संसद नहीं है, अगर संसद होता तो राज्यसभा भी शामिल हो जाता, लेकिन यहाँ कहा गया है कि लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इसमें संशोधन की अनुमति नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि ये मसौदा जो है या जो रिपोर्ट वगैरह है, यह लोकसभा में दिया गया, विधानसभा में दिया गया, तो इसीलिए तो दिया जाता है कि आप इसे देखिए, विधानसभा में संशोधन होता है, चर्चाएं होती है, आपके दिमाग में जैसे ही आप लॉजिक लगाएंगे ये सब चीज़ आएगा पॉलिटी का। और यही पॉलिटी की खूबसूरती है, यहीं जाके प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसे समझना है कि प्रस्ताव तो यहाँ दिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, चर्चा भी होगी, ध्यान रखना है, लेकिन उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। यह एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, इसे ध्यान में रखना है। अब सदस्य कौन कौन होते हैं, फिर से एक बार आपके लिए यह बहुत जरूरी पॉइंट हो जाएगा। सबसे कौन कौन सदस्य हैं इसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो एक मेंबर होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, कहाँ का, भारत का, वह एक मेंबर, और संबंधित राज्य के जो चुनाव आयुक्त होंगे वह भी एक मेंबर इसके होंगे। क्या यहाँ प्रधानमंत्री लिखा हुआ है सदस्य में?
तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, क्या यहाँ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है तो प्रेसिडेंट नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहाँ पे ये भी दिया जा सकता है, CJI दिया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नहीं होते हैं। ठीक है, रिटायर्ड जज ही होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होंगे। तो मैं इसीलिए इन चीजों को दिखाता चलता हूं कि कई बार प्रीवियस ईयर में ये सभी प्रश्न आते रहते हैं, मतलब आप UPSC में भी और PCS में भी आते रहते हैं, और बच्चे धूमधाम से गलती करके आते हैं और फिर सीना तान के कहते हैं कि मैंने तो सही करके आया है। चूंकि गलत होने के चांसेस देखिए कहाँ है, इसी को ये देगा, आप मान के चलेंगे सही है, एक पॉइंट बना देगा, यहाँ PM दे सकता है, यहाँ प्रेसिडेंट दे सकता है, और कोई पॉइंट इसमें से दो डाल देगा, आपको लगेगा कि सही है और आप गलत करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, जब हमने इतनी चर्चाएं की है तो हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आर्टिकल 82 की चर्चा मैंने की थी और आर्टिकल 170 की चर्चा की थी। अब दोनों को जरा हम विस्तार से देख लेते हैं कि क्या कहता है। यह संसद को, ध्यान रखना यहाँ संसद है। ठीक है, जब भी संविधान कहेगा ना तो संविधान यहाँ संसद को कहेगा। तो संसद यहाँ ये नहीं कहा कि राज्यसभा या लोकसभा, दोनों ही शामिल है। यह संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। जब भी जनगणना होगा, जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के आधार पर संसद जो है परिसीमन अधिनियम बना सकती है। और अनुच्छेद 170 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार, यहाँ क्या हुआ, जनगणना हो गया है, परिसीमन अधिनियम उसके बाद संसद में तैयार हो गया है। अब 170 का सहारा लेंगे, जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है। समझ में आया क्या क्या चीजें हुई। आर्टिकल 82 संसद को कह रहा है कि जनगणना हो गया भैया, अब आप परिसीमन पर अधिनियम बना लीजिए। आर्टिकल 170 क्या कह रहा है कि जनगणना हो गया, अधिनियम बन गया, अब इस अधिनियम के अनुसार क्या कीजिए, राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में आप विभाजित कर सकते हैं, उसका प्रावधान हम कर रहे हैं, यह कहा गया। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में। ठीक है, ये 4 है और इसे ध्यान रखना है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, परिसीमन आयोग अधिनियम 1962, ध्यान रखना है। जो 1963 है ना उसे 1962 कहा गया है, 1973 को 1972 कहा गया है। छोटी छोटी बातें मैं बताता चल रहा हूं क्योंकि आप गलती ना करें, क्योंकि गलती आप करते हैं इन चीज़ों पे। 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 ही है, तो कुछ चीज़ें ना पॉलिटी वगैरह में याद की जाती है। हालांकि आप जब बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो यह स्वतः ही आपको याद हो जाएगा, आपको इसे ध्यान में बार बार रखने की जरूरत नहीं है और रिवीजन करते हुए आपके जुबान पे आ जाएगा। अब देखते हैं कि परिसीमन आयोग के कार्य क्या है। सब कुछ हमने देख लिया, संवैधानिक प्रावधान भी देख लिया, अब कार्य देख लेते हैं आयोग के। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, देखिए 2-3 चीजें की गई है। क्षेत्रों की संख्या की यहाँ बात की गई है और सीमाओं की बात की गई है। अभी जो असम में हो रहा है वह क्या हो रहा है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा की बात की गई है, संख्या की बात नहीं। मैंने दिखाया आपको कि संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, ना उसे घटाया जा रहा है, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव अधिकांशतः क्षेत्र में हो जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार निर्धारित करना है कि सभी सीटों की जनसंख्या जहां तक संभव हो समान हो, जैसा कि पहले भी उदाहरण से भी समझा दिया हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक हो। इस अभी जो मसौदा दिया गया है उसमें ऐसा किया भी गया है। इसमें हालांकि संख्या नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ सीमा बढ़ाया गया है, संख्या नहीं बढ़ा है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सीट है उसे बढ़ा दिया गया है। आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यह बातें की गई है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने पूरी कोशिश की है अभी जो असम में प्रस्तावित परिसीमन का मसौदा दिया गया है उसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाए, उस पर विवाद क्या है उसे भी समझ लिया जाए, संवैधानिक प्रावधान क्या है उसे भी समझा जाए। जो जो कीवर्ड मैंने बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू बताए हैं, उसका अभ्यास जरूर आप कीजिएगा और उस पर प्रश्न भी बनाते रहिए। यदि आपको वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव देना है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी पहलुओं पर हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।